क्या आपने कभी सोचा है कि बीते 75 सालों में सरकारें बदलती रहीं, नारे बदलते रहे, यहां तक वादे भी बदलते रहे, लेकिन देश के आदिवासियों की हालत वहीं की वहीं रही। जमीन, शिक्षा, रोजगार, पहचान और अधिकार को लेकर संघर्ष आज भी जारी है। क्या सरकारों के लिए देश के 12 करोड़ आदिवासियों की संख्या, उनका अस्तित्व महज एक आंकड़ा भर बनकर रह गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है? आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज बात उस सच्चाई की करेंगे जो बताती है कि वाकई में 75 सालों से देश की सरकारें आदिवासियों को हल्के में ही लेते आई हैं। चाहे बात शिक्षा की हो, रोजगार की, पहचान की, अधिकार की, छिपे हुए इतिहास की या उनके अधिकारों की, इसको एक लंबी फेहरिस्त है जिसके लिए समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदिवासी बरसों से मांग कर रहा है। लेकिन शायद उनकी आवाज सरकारों तक पहुंचती नहीं, या शायद सरकारें सुनना ही नहीं चाहती। हम आपको आंकड़े दर आंकड़े वो हकीकत बताएंगे कि किस तरह आदिवासी समाज एकदम आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ और बीते 75 सालों से बहुत ज्यादा उसकी हालत में सुधार हुआ नहीं है। शुरुआत करते हैं, बात सबसे पहले जमीन की करते हैं। वन अधिकार कानून जो साल 2006 में बना था, उसका मकसद था बरसों से उस जमीन पर खेती करते आ रहे, उससे अपनी जीविका चलाते आ रहे उस जमीन पर काबिज आदिवासी को उस जमीन का अधिकार दिलाना, उसका पट्टा दिलाना। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश के लाखों आदिवासी एक कागज के टुकड़े का इंतजार कर रहे हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए जो सरकार की नीयत और जमीनी हकीकत दोनों दिखाती है। वन अधिकार कानून बनने के बाद से आदिवासियों ने जमीन के पट्टे के लिए अभी तक 51,56,000 आवेदन किए हैं, जिनमें से व्यक्तिगत पट्टे के लिए 49,43,000 और सामुदायिक पट्टे के लिए 2,12,000 आंकड़े। और बड़ी हैरत की बात है कि बीते 19 सालों में सिर्फ 25,13,000 पट्टे ही स्वीकृत हुए हैं। यानी सिर्फ 19 सालों में बीते मात्र आधे आदिवासियों को ही सरकार उनकी जमीन का अधिकार दे पाई है। इस दौरान 18,73,000 जो दावे थे वो तो निरस्त कर दिए गए, उनको सुनवाई का मौका तक नहीं मिला। छोटी छोटी सी बातों को नियमों का हवाला देकर वो निरस्त कर दिए गए और 7 लाख के करीब अभी भी ये पेंडिंग है। पीढ़ियों से वन भूमि पर खेती कर रहे आदिवासी आज भी अपने जमीन के पट्टे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें जमीनों से बेदखल कर दिया जाता है, कभी विकास के नाम पर, कभी खनन के नाम पर। और इन्हीं 19 सालों में सरकार के आंकड़े हैं कि खनन और उद्योगों के लिए लाखों एकड़ वन भूमि का इस्तेमाल किया गया। नियमों को उनका इस्तेमाल करने दिया जाए इसलिए कई बार नियमों को बदल दिया गया, शिथिल कर दिया गया, लेकिन आदिवासियों के लिए ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती। उद्योगपतियों को खनन के लिए जमीन दीजिए, देश की तरक्की के लिए जरूरी भी है, लेकिन देश की तरक्की की कीमत अगर किसी की जमीन, संस्कृति और हक की कीमत पर हो तो वो तरक्की भी अधूरी होती है। लाखों आदिवासियों के साथ क्यों न्याय नहीं कर पा रही सरकार, जो बरसों से उस जमीन पर काबिज है? उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा, कभी दस्तावेजों के नाम पर, कभी छोटे छोटे नियमों का हवाला देकर उनके दावे खारिज कर दिए जाते हैं। ये सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिस तरीके से आप लगातार सुनते हैं कि कहीं उद्योगपतियों को हजारों एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए की दर पे दे दी जा रही है, कहीं मुफ्त में दे दी जा रही है, कहीं बहुत मामूली सी कीमतों पर दे दी जा रही है। सोचिए सरकारों के लिए कितनी ही देर का काम है, अगर जितने दावेदार हैं अगर उनको एक बार जमीन आवंटित कर दी जाए, जो लाखों बरसों से उस जमीन पर रहते हुए आ रहे हैं, जो उनका हक है, जो इस देश के मूल्यवासी हैं, जो लगातार उस जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनको हक दे दिया जाए तो कौन सी बड़ी बात होगी? आप उनको पट्टा ही दे रहे हैं ना, ताकि वो जमीन पर खेती कर सके, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपनी जीविका, अपनी जो है गुजारा कर सके। वो तो क्या बड़ी चीज है उसको पट्टा देने में? बहुत छोटा सा फैसला होगा, मुझे लगता है अगर सरकारें चाहें तो बहुत बड़ी देर नहीं लगेगी। अब बात शिक्षा की, साक्षरता की, दोनों ही मसलों पर देश में आदिवासी एकदम आखिरी पायदान पर है। ये सरकारी आंकड़े हैं, हम सब कुछ जो सच्चाई बता रहे हैं वो सरकारी आंकड़ों के हवाले से बता रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे देश में आदिवासियों की जनसंख्या 10,45,00,000 थी और उसमें आधे से ज्यादा 5,27,00,000 आदिवासी निरक्षर हैं, वो साक्षर तक नहीं हो पाए। 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। इसमें भी आप इस पे ये देखिए, मात्र 14.5 लाख आदिवासी ही ग्रेजुएट है। 10,45,00,000 में सिर्फ 14.5 लाख आदिवासी ग्रेजुएट हैं और मात्र 3,11,000 आदिवासियों के पास पोस्ट ग्रेजुएट या फिर कोई टेक्निकल डिग्री है। देश की आबादी आज 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 2011 का आंकड़ा है, सिर्फ 3 लाख आदिवासी पोस्ट ग्रेजुएट है।
वो इंजीनियर होंगे, एमबीए होंगे, डॉक्टर होंगे, लेकिन वो संख्या महज 3 लाख है। ये आंकड़े भी तमाम उनके नहीं है, इसमें जो सरकारी नौकरियों में भी जो आदिवासी है वो तमाम सिर्फ 3 लाख की संख्या है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो पूरी तरीके से उच्च शिक्षित हो पाई है। ये 75 सालों में देश के आदिवासियों को हासिल हुआ है। यानी अगर आंकड़ों में देखें तो 1.5% से भी कम आदिवासी ग्रेजुएट हैं और आधा फीसदी से भी कम, अगर एग्जैक्टली बोलूं तो 0.29% आदिवासी ही पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके पीछे क्या वजह है? साल 2017 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में आदिवासी बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर 58% है। आधे से ज्यादा बच्चे प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा ही पूरी नहीं कर पाते, छोड़ देते। साल 2022 की ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासी इलाकों में स्कूलों में ड्रॉप आउट की दर 48% है। ये माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा है। कक्षा 8वीं तक पहुंचते पहुंचते 48% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। और ये खास तौर पर हालात हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में, जहां पर आदिवासियों की बहुत ज्यादा संख्या रहती है। भाषाविद गणेश देवी के मुताबिक भारत के अगर उन हिस्सों का नक्शा तैयार किया जाए जहां पर निरक्षरता ज्यादा है, तो आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि वहां पर मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होती। दिक्कत यहीं पर है। साल 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें साफ साफ लिखा है कि छोटे बच्चे अगर घर की भाषा या मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं। इसलिए 8वीं कक्षा तक और कम से कम 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा हो, उनकी मातृभाषा हो। लेकिन 5 साल गुजर गए, आदिवासी इलाकों में, किसी भी आदिवासी इलाकों में, आप गोंड आदिवासी इलाका ले लीजिए, भील ले लीजिए, संथाल ले लीजिए, मुंडा ले लीजिए, उरांव ले लीजिए, कहीं पर भी आदिवासी भाषा में शिक्षा शुरू नहीं हो पाई है। अगर बुनियादी शिक्षा उनको मिलेगी, वो अच्छे से सीख पाएंगे, तो आगे क्लास में साथ साथ आप उनको हिंदी में सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाइए, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, ताकि आगे 5वीं के बाद उनका बेस मजबूत हो जाए, तब वो दूसरी भाषा में पकड़ बनाकर पूरी शिक्षा कम से कम 12वीं तक की पूरी कर पाए। विद्वानों और पत्रकारों के मुताबिक देश के तमाम आदिवासी स्कूलों में आज भी अच्छे स्कूल नहीं है। स्कूल हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता शिक्षा की सिर्फ शहर और उसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। दूर दराज के इलाकों में जहां आदिवासी रहते हैं, वहां भी शिक्षा की गुणवत्ता आज भी बहुत खराब है। तो वो ऐसे में कैसे पढ़ पाएंगे? यही वजह है कि आधे आदिवासी बच्चे स्कूली पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाते, और इसका असर पड़ता है, जो तीसरे नंबर का मसला है, उनके रोजगार पर। पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है तो उनके रोजगार पर उसका असर पड़ता है। अब इसके आंकड़े सुनिए। एक अनुमान के मुताबिक देश में 95% से ज्यादा आदिवासी आज भी सीमांत किसान हैं, यानी बहुत एक छोटे से रकबे पे खेती करते हुए आ रहे हैं, या फिर असंगठित क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रहे हैं, जैसे तैसे श्रमिक के तौर पर, मजदूर के तौर पर, मिस्त्री के तौर पर कहीं इस तरीके से काम करके वो अपना गुजारा कर पा रहे हैं। आदिवासियों की अब चौथे अधिकारों की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात आपको बताई जमीन की, शिक्षा की, रोजगार की। अब अधिकारों की बात। आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, जमीन की रक्षा के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, ताकि आदिवासियों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर न्याय हो। कहने को तो 5वीं अनुसूची आदिवासियों का संविधान कहा जाता है। पूर्व राष्ट्र जो राज्यपाल झारखंड की रही और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक बार तो ये कहा था कि 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए किसी संविधान से भी कम नहीं है। लेकिन आप पूरी अनुसूची देख लीजिए, आपको कहीं भी आदिवासियों का एक भी अधिकार नहीं मिलेगा, कहीं भी उनको अधिकार देने की बात नहीं लिखी गई है। जो भी 5वीं अनुसूची में अधिकार मिले हैं, वो मिले हैं देश के जो राज्य हैं, 10 राज्य जहां पर लागू होती है, वहां के राज्यपालों को। हाँ, एक जनजातीय सलाहकार परिषद जरूर बना दी गई है, वो भी सिर्फ नाम की है। उसका काम सलाह देना है, मानना न मानना राज्यपाल के ऊपर है। लेकिन बीते 75 सालों में कभी भी किसी राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची के अधिकारों के इस्तेमाल में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं की रक्षा के लिए कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। सिवाय एक दो राज्यों में, एक दो मौकों को छोड़ दिया जाए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आदिवासियों को अधिकार देने के लिए साल 1996 में पैसा कानून बनाया गया, जिसे लागू करने में राज्यों को 20-25 साल लग गए। एक दो राज्यों ने तो अभी तक उसे लागू भी नहीं किया है। पैसा कानून में लिख तो दिया गया कि राज्य सरकार किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गांव की जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती। सरकार को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर जमीन चाहिए तो सबसे पहले ग्राम सभा से अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन हकीकत किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग ही कमेंट पर लिखते हैं, जो आदिवासी दर्शक हैं, कि उनके अलग अलग गाँव में, कस्बे में किस तरीके से जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। कभी उद्योगों के नाम पर, कभी खनन के नाम पर ग्राम सभा से मंजूरी तक नहीं ली गई। सरकारों को जो करना होता है वो करती ही है। जो पेशा के कानून है वो सिर्फ कागजों में लिखे हुए हैं, जमीनी हकीकत पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं। अब आप जो 5वां मुद्दा है, वो पहचान का मुद्दा है। आदिवासी समाज कई दशकों से, 1960 के दशक से अपने लिए अलग धार्मिक पहचान की मांग करते हुए आ रहा है। जनगणना में अपने लिए अलग धार्मिक कोड की मांग कर रहा है। लेकिन प्रकृति की पूजा करने वाले,
अपने पूर्वजों को पूजने वाले 12 करोड़ आदिवासियों का अस्तित्व, उनकी मांग, उनकी अलग पहचान सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती। इसलिए कहीं इसमें सुनवाई नहीं होती। झारखंड की सरकार ने तो बाकायदा इसका प्रस्ताव विधानसभा में पास करके 2021 में भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंजी। कहीं कोई नहीं है। बहुत छोटी छोटी संख्या वाले जो मानने वाले, आस्था रखने वाले, अलग अलग धार्मिक जो मान्यताओं का पालन करने वाले, उनको भी धर्म की मान्यता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में करोड़, जो देश की आबादी का 8% हिस्सा है, वो अपनी अलग पहचान के लिए आज़ादी के बाद से ही संघर्ष कर रहा है। क्योंकि आज़ादी के पहले तक तो उनके लिए अलग धार्मिक कोड था, उनकी अलग पहचान थी, लेकिन आज़ादी के बाद वो पहचान खत्म हो गई। जो आदिवासियों का एक और मुद्दा है, स्कूल की उनका जो छिपा हुआ इतिहास है, आदिवासी बच्चों को ही नहीं पता कि उनके समाज में इतने बड़े बड़े योद्धा हुए, इतने बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, लगातार संघर्ष किया, अपनी जान दे दी। लेकिन स्कूल की किताबों में बड़ी विडंबना है कि मुगलों को इतिहास तो मिल जाता है, जिन्होंने खुद अपना इतिहास लिखवाया, लेकिन देश के लिए जान देने वाले, देश के लिए सबसे पहले क्रांति की शुरुआत करने वाले तिलका मांझी से लेकर थम्मन डोरा, रामजी गोंड, गुंडाधुर, कोमराम भीम, एक लंबी फहरिस्त है। डेरन शाह से लेकर तिलका मांझी, जतरा भगत, सिद्धू कानू मुर्मू, भीमा और खाजिया नायक तक किसी का नाम आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये भी आदिवासियों की एक बड़ी पीड़ा है कि उनका इतिहास किताबों में नहीं मिलता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, जितेंद्र मीणा जी ने एक किताब जरूर लिखी है जिसमें आदिवासी इतिहास का जिक्र किया गया, जो एक अच्छी पहल है आदिवासी समाज की तरफ से की गई। अगर सरकारें नहीं कर रही तो कम से कम आदिवासियों को ही करना पड़ेगा। ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं है कि सरकारों को इनको अमल में लाने के लिए संसद से प्रस्ताव पास करना पड़े, संविधान में संशोधन करना पड़े। मात्र कार्यकारी आदेश से भी सरकार इन मुद्दों को लागू कर सकती है, लेकिन सरकार तवज्जो नहीं देती है। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि आदिवासियों को सरकारें क्यों हल्के में लेती हैं, सवाल तो ये है कि आदिवासी समाज अब तक हल्के में अब खुद को क्यों लेते हुए आया है। अगर आदिवासी समाज जागृत हो जाए, जागरूक हो जाए, एकजुट हो जाए, तो इन सरकारों को भी सुनना पड़ेगा, आदिवासियों की बात माननी पड़ेगी, और उस दिन बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा इन तमाम जो उनकी मांगे हैं बरसों से, उनका पूरा होने में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, और किन मुद्दों पर वीडियो बना सकते हैं उस बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।